जय जमुना मैया। साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज फिर आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। अभी 2 दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक बैठक ली और जिसमें बड़े सख्त निर्देश दिए, जिसमें CCTV होने चाहिए और आपका परिवहन पर टास्क फोर्स जो है वो उसको देखेगी। थानाध्यक्ष की भी ड्यूटी सुनिश्चित की है और इस तरह से उन्होंने एक ऐसा ताना बाना तैयार किया है कि जिससे अवैध खनन और अवैध परिवहन पर अंकुश लगाया जा सके। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय जिलाधिकारी महोदय का कि हम सबसे बाद के व्यक्ति हैं। जब कोई अच्छा शासन प्रशासन, कोई अच्छा नेता या जब कोई अच्छा अधिकारी आता है तो पता इस बात से लगता है कि सबसे नीचे का व्यक्ति जब महसूस करे कि हाँ कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो ईमानदारी से काम हो रहा है। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि अवैध आपका खनन और आपके अवैध परिवहन पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा काफ़ी हद तक अंकुश लगाया गया। लेकिन फिर भी छूट फूट, चूंकि इनकी आदत है, बिना चोरी के काम नहीं चलता, कुछ छूट फूट फिर भी आपका बर्था में, आपका पचकुआ में, आपका नुनियारी से कुछ परिवहन फिर भी छूट फूट निकलता है चोरी से। और अवैध खनन भी होता है। रात को रेडियाँ यहाँ से आपका धौलरा और रसुल्ली से निकल करके बर्था असलमपुर के कुछ क्रेशरों पर जाती हैं और कुछ आपका जो कांसेपुर क्रेशर लगे हुए हैं उन पर भी जाती हैं। तो साथियों इसमें कुछ मैं बताना चाहूँगा कि हम किस तरह के ये हमारा जो खनन है ये किस तरह हमारे प्रदेश के विकास में सहायक हो सकता है। सबसे पहले तो ये, चूंकि यहाँ पर देखने में आया है कि कोई मेडिकल कैंप यहाँ पर नहीं लगाया जाता और काफ़ी लोग बीमार हैं। तो अभी पिछले दिनों मुझे भी कई गांव में जाने का मौका मिला तो पता लगा कि सांस की और कैंसर की बीमारियां फैल रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने अधिकारियों से, अपने नेताओं से कि जो मानक हैं उन मानकों के ऊपर अगर ये स्टोन क्रेशर खरे उतरते हैं, उन मानकों का पालन करते हैं तो कल्याणकारी हो सकता है। आपके विकास में, हमारे प्रदेश के विकास में ये कदम कल्याणकारी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पंचकुआ जोन में भी, हमारे नुनियारी जोन में भी और हमारे आपका जो जोन आपका बर्था जोन है, इसमें कुछ स्टोन क्रेशर ऐसे हैं जो मानकों को पूरा नहीं करते। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि आपका यहाँ पर बर्था असलमपुर के पास में एक विश्वास स्टोन क्रेशर है, एक आपका भगवती स्टोन क्रेशर है, एक जय लक्ष्मी स्टोन क्रेशर है और बरकत स्टोन क्रेशर है। ये 4 स्टोन क्रेशर वहां पर लगे हुए हैं। कोई भी आकर के देख सकता है। जो अपने मानकों को पूरा नहीं करते, आबादी के बहुत पास में हैं, इनसे जो डस्ट उड़ती है, जो पत्थर की धूल उड़ती है, वो लोगों के फेफड़ों में जमती है, उनके गुर्दों को खराब करती है, कैंसर की बीमारियां फैलाती है। तो इस तरह, क्योंकि इन लोगों के ये पूंजीपति लोग हैं, इन लोगों के और भी स्टोन क्रेशर हैं। तो इन इकाइयों को, ऐसी जो भी इकाइयां हैं जो मानकों को पूरा नहीं करती, आबादी के नज़दीक हैं, उनको बंद किया जाए और उनको फिर उनके दूसरे स्टोन क्रेशर है उससे काम चला लेंगे। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी इसमें मानक हैं, अधिकांश मानकों की अनदेखी अधिकारियों की मिली भगत से इसमें कर दी गई है। तो इसलिए हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से, अपने माननीय योगी जी से, कि मानकों के ऊपर ये खरे उतरने जरूरी हैं। इन पे अगर प्रदूषण रोकने का कोई प्रोग्राम है तो प्रदूषण रोकने का प्रोग्राम इन पर लागू होना चाहिए। इसके अलावा जो भी प्रोग्राम हैं वो सब लागू होने चाहिए। इसके अलावा जो पट्टा, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर है कि पट्टा जो होता है, तो पट्टा किसान के नाम से पट्टा होता है, खनन व्यवसायी पट्टा कराता है। उसकी जो खुदाई होती है उसका मानक अगर 10 फीट का है, 8 फीट का है, 6 फीट का है, उन मानकों के अनुरूप खुदाई नहीं होती है और उसको 30-30 और 40-40 फीट
तक खोदा जाता है, तो इस तरीके से उन मानकों को ताक पर रख दिया जाता है, फिर अवैध परिवहन होता है, धूल उड़ती है, और इस तरीके से हमें हमें आम जनता को इससे बहुत भारी परेशानी होती है। कई खनन व्यवसायी क्या करते हैं कि वो जमीन ले लेते हैं औने पौने दामों में किसानों से, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि जो जमीन खनन व्यवसायी लेता है तो वो जमीन अपनी मर्जी से खोदेगा, बहुत गहराई तक खोदेगा, किसान को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह पर यहाँ पर इन खनन व्यवसायियों ने सैकड़ों सैकड़ों बीघा जमीन ले करके उसमें 30-30, 40-40, 50-50 फुट तक इन्होंने उसमें अवैध खनन किया है। तो इस पर अंकुश लगाया जाए, कम से कम किसान को 2 पैसा तो मिलेगा, उसका पट्टा होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिकित्सा के लिए जहां पर यहाँ पर मेडिकल के कैंप लगने चाहिए थे, इनका चेकअप होना चाहिए था। जो लोग स्टोन क्रशरों पर काम करते हैं, जो स्टोन क्रशर आबादी के नजदीक हैं, जो स्टोन क्रशर आसपास के जो क्षेत्र है स्टोन क्रशरों का, उसमें कैंप लगना चाहिए। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई कैंप लगना चाहिए, लोगों का चेकअप होना चाहिए। ऐसे किसी कैंप की जानकारी हमें नहीं है। और कई लोग जब बीमार होते हैं तो पता लगता है कि उनके फेफड़ों में धूल जमी हुई है, उनके दस्त है पत्थर की उनके फेफड़ों में, तो इस तरह पता लगता है। तो यहाँ पर कैंप का होना बहुत आवश्यक है, कैंप का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक बात परिवहन की है, क्योंकि परिवहन अगर अंडरलोड होगा तो गाड़ी आराम से चलेंगी, रास्ते नहीं टूटेंगे। अब यहाँ जो हमारा जोन, हमारे पास का जोन है, वैसे तो पूरे जोन की यही हालत है। वैसे तो मैं पूरे प्रदेश की बात करना चाहता हूं, लेकिन विशेषकर मैं छोटा करके आता हूं कि पचकुआ जोन से लेकर ताजेवाला तक जितना हमारा जोन है, उस जोन से, चूंकि यहाँ पर आबादी बहुत बड़ी तादाद में है, तो आबादी के जो रास्ते हैं वो टूटे हुए हैं, और कई रास्ते तो इस हद तक खराब हैं कि मुर्दे को भी ले जाना असंभव हो जाता है, मुर्दे को भी ट्राली में लाद करके ले जाते हैं। तो मैं माननीय अपने अधिकारियों से और नेताओं से कहना चाहूंगा कि इन रास्तों के ऊपर ध्यान दिया जाए, जो अवैध खनन और अवैध परिवहन की वजह से टूटे हैं। तो अगर ये अंकुश अवैध खनन और परिवहन पर लगा दिया गया तो फिर ये रास्ते नहीं टूटेंगे और लोगों का जो जीवन है वो सामान्य रहेगा। इसके अलावा एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा, क्योंकि खनन में बहुत पैसा है। यहाँ पर व्यवसायियों को हमने देखा है कि जिसने एक स्टोन क्रशर लगाया, अच्छी तरह चल गया, अगले साल 2 हो गए, अगले साल 3 हो गए। इन लोगों के दूसरे प्रदेशों में भी स्टोन क्रशर हैं। तो मैं कहना चाहूंगा मैं आपको कि ये जो खनन मार्ग हैं, कुछ इन्होंने बनाया है, जैसे पचकुआ में इन्होंने यमुना से और सड़क तक जो खनन रास्ता बनाया है वो अन्य रास्तों से अलग है। यहाँ पर नुनियारी में भी इन्होंने अलग रास्ता बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि हर गांव में जो किसानों का, जो आम आदमियों का रास्ता है, उस रास्ते से अलग खनन मार्ग बने, ताकि आम आदमियों की जीवन जो है आसान हो सके। और ये विद्यार्थी हैं, जो मरीज हैं हमारे, जो आम किसान काम करते हैं, उनके काम में व्यवधान न पड़े, तो अलग से खनन मार्ग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है और ये खनन व्यवसायी जो हैं उसको कर सकते हैं और ये कर भी रहे हैं। इसके अलावा माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। सीसीटीवी कैमरा ऐसा हल है, क्योंकि कुछ क्रशरों पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए देखे हैं, लेकिन वो करते क्या है कि उसका सांझ तक का बैकअप है, शाम को टोटल डिलीट हो जाता है, सुबह फिर नया आ जाता है। तो उसका कम से कम, जैसा जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा माननीय जिलाधिकारी महोदय का, 1 महीने का बैकअप होना जरूरी है। और अलग अलग टीमों से उसका निरीक्षण कराया जाए कि इन्होंने किस तरह का माल लिया, कैसे साधनों से लिया, तो वो उसमें सारा का सारा आ जाता है, और इस तरह से जो है वो फिर चोरी पर अंकुश लगेगा। एक विशेष बात और, जैसे माइनिंग टैग की बात हो रही है, माइनिंग टैग की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर तो जो ट्रैक्टर रेडी काम करते हैं, जो डंपर काम करते हैं, उनके ऊपर तो उनके नंबर भी अंकित नहीं है। तो मैं अधिकारियों से अपने कहना चाहूंगा कि हर जो ट्रैक्टर रेडी है उसके ऊपर, या फिर डंपर के ऊपर, या जो घोड़ा उससे बड़ा है उसके ऊपर, जो नंबर, माइनिंग टैग जो भी है, उसकी एक पहचान होनी चाहिए, ताकि अगर वो दुर्घटना करके भाग रहा है तो कम से कम ये तो पता लगे कि वो किस नंबर का था। दूसरी बात, जो प्रतिबंधित वाहन हैं,
जो सरकार की तरफ से प्रतिबंध किए हुए हैं वो नहीं चल सकते, तो उनको पूर्णतया बंद किया जाए। अगर उन वाहनों का प्रवेश खनन जोन में होगा तो चोरी को हम नहीं रोक सकते, चोरी को प्रशासन नहीं रोक सकता। तो इसलिए जो प्रतिबंधित वाहन हैं उनको बिल्कुल बंद किया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या मैं अपनी बार बार वीडियो में उठाना चाहता हूं, और उठाई भी मैंने है, अधिकारियों के संज्ञान में भी मैं दी, माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी हम मिले थे। ये जो फिल्डरों का आतंक है, ये जो खनन जोन में नंबर 2 का काम चलता है, चोरी का काम चलता है, अधिकारियों की रेकी होती है, लोगों की रेकी होती है, कोई आदमी फोटो नहीं खींच सकता, कोई आदमी किसी का वीडियो नहीं बना सकता, तो ये पूरा जोन फिल्डरों के ऊपर टिका हुआ है। अगर जोन में नंबर 2 का काम नहीं होता है, चोरी का काम नहीं होता है, अगर ये खनन व्यवसायी ईमानदारी से काम करते हैं, तो फिर फिल्डरों की जरूरत क्या है? एक बहुत बड़ी फौज फिल्डरों की यहां पर है। तो जैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने कहा था कि अगर आप परिवहन पर अंकुश लगा दें तो अवैध खनन रुक जाएगा, तो इसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि अगर इन फिल्डरों को चिन्हित करके सलाखों के पीछे कर दिया जाए तो ये खनन जोन बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। जो अधिकारी आएगा उसको जो असलियत है, जो सच्चाई है, उसके सामने आएगी और वो उस पर कार्रवाई भी कर सकेगा। वो सब कुछ जो है नक्शा उनके सामने आ जाएगा। इसके अलावा जो खनन ये लोग क्या करते हैं कि सपोज करो जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर बहुत बड़ा अंकुश लगा दिया है, इन्हीं लोगों की कुछ इकाइयां हरियाणा में स्थापित हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उधर से मशीन बुलाई और वहां से माल उठाकर हरियाणा में डाल दिया गया। तो उसका ये हमारे माननीय अधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा कि उसको सुनिश्चित किया जाए, इनकी वहां पर जांच की जाए कि जिन जिन लोगों के वहां पर क्रेशर हैं, इसकी जांच करा करके उनको ये देखा जाए कि इन्होंने कितना माल यहां से हमारा यमुना नदी से निकाल करके उन क्रेशरों पर डाला है, और उसी हिसाब से अर्थदंड की व्यवस्था, जुर्माने की व्यवस्था इनकी वहां पर होनी जरूरी है। क्योंकि ये लोग बहुत आयत में चोरी करते हैं, बिना चोरी के ये काम नहीं चलता है। कुछ अधिकारी जैसे हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय आए हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। इससे पहले जितना भी खनन पट्टे का काम हुआ, जो भी हुआ, आचार संहिता में खनन हो गया, बड़े बड़े स्टॉक यहां पर लगाए गए। तो मैं ये बात जरूर कहनी चाहूंगा कि जो खनन व्यवसायी हैं, जिनके पास स्टॉक हैं, उनको आदेशित किया जाए कि अपने स्टॉक का जो उनके पास स्टॉक है उसका रिकॉर्ड वो लोग दें। उसका एक उनके पास एक डाटा होना चाहिए कि आज फला दिन में इतना स्टॉक मेरे पास है, इतना माल में लिया और इतना माल मेरा आ रहा है। तो इस तरीके से अगर वो स्टॉक होगा तो चोरी पर अंकुश लग सकेगा। तो साथियों, एक प्रतिबंधित मशीनें देखने में यह आया है कि बड़ी बड़ी पोपलाइन मशीनें जब पब्लिक हेयरिंग हुई थी इसकी शांति मैसर्स, हमारा जो नुनियारी का पट्टा था उसमें हम भी जाने का मौका मिला था, तो वहां पर अर्ध मशीनरी का जिक्र आया था। हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से, जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उनसे पूछा था कि साहब ये अर्ध मशीनरी क्या है। तो खनन विभाग वालों ने बताया था कि ये अर्ध मशीनरी जो है ये टायर वाली मशीनरी है, जिसको जेसीबी कहते हैं। इससे अलावा ये जो बड़ी बड़ी पोपलाइनें हैं, ये जो चैन वाली मशीनें हैं, ये प्रतिबंधित हैं। तो मैं माननीय अधिकारियों से और नेताओं से, अपने माननीय योगी जी से, माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय कहना चाहूंगा कि ये जो पोपलाइन मशीनें हैं इनको जोन क्षेत्र से बाहर किया जाए और ये सर्वे कराया जाए कि ये प्रतिबंधित मशीनें किन किन लोगों के पास हैं, उसको जोन से बाहर किया जाए, उनको सील किया जाए। और अगर कोई मशीन चलती हुई पकड़ी जाए, क्योंकि ये बहुत गहरे तक खोदती है, उसको तभी प्रतिबंधित किया जाए और उसको बंद किया जाए। इसके अलावा एक विशेष चीज मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा कि हमारा जो जीएसटी है, जीएसटी से सरकार को आय होती है, तो जीएसटी की यहां पर बहुत बड़ी चोरी जीएसटी की हो रही है। और जीएसटी के नाम पर पिछली बार भी हमने एक वीडियो बनाई थी, हमारे जो यहाँ पर जीएसटी के कमिश्नर हैं उनके यहाँ भी एक हमने एप्लीकेशन डाली थी कि जो
ये जो खनन व्यवसायी हैं खुद का जो पट्टा करते हैं अपना, ये अपनी जमीन लेकर के, वहां तो बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी होती है। लेकिन जो किसानों से भी पट्टे लेते हैं तो वहां भी जीएसटी की चोरी होती है। तो माननीय अधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा कि ये जीएसटी किसान से ना वसूली जाए, बल्कि खनन व्यवसायियों के ऊपर जीएसटी वसूलने का प्रावधान लागू होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रॉफिट जितना भी है वो जो है खनन व्यवसायी लेकर के जाते हैं। किसान को तो मात्र 20,000 रुपए, 50,000 रुपए बीघा 3 महीने के पट्टे का मिलता है। तो अगर बाय द वे कल को जीएसटी की मार पड़ी तो किसान तो मारा जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जीएसटी किसान से वसूल ना करके खनन व्यवसायियों से वसूल की जाए। एक इनका जो निजी भूमि लेने का जो प्रोग्राम है, ये कई कई सौ बीघा जमीन जो है ये खरीदते हैं, इसको प्रतिबंधित किया जाए और किसानों को ही फिर किसानों का पट्टा होगा, उनका भी 2 पैसा उसमें बन जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ मेरे सुझाव हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कुछ के ऊपर काम किया है, हमने बहुत अच्छा लगा। टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है उसमें बहुत अच्छा है कि अवैध परिवहन अगर रुका, अवैध खनन अपने आप रुक जाएगा और ये जो हमारा जो पैसा है, जो जीएसटी का पैसा है, टैक्स का पैसा है, रॉयल्टी का पैसा है, ये सरकार के खाते में जाएगा। और आज हमारे जो रास्ते टूटे हुए हैं, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बुरी तरह यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, लोग बीमार हुए हैं, ये पैसा इस दिशा में लगेगा और निश्चित रूप से एक अच्छे भविष्य की शुरुआत होगी। तो मैं माननीय अपने जिलाधिकारी महोदय से फिर विशेषकर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई चिकित्सा कैंप नहीं लगा हुआ है, तो चिकित्सा कैंप लगवाने की व्यवस्था की जाए, जिससे ये अंदाज लगाया जा सके कि किस गांव में कितने मरीज किस बीमारी के हैं और उनके लिए क्या क्या प्रदूषण रोकने का क्या साधन होना चाहिए। इसके अलावा जो ये मानक हैं, इन मानकों पर हर करेसर की जांच होनी चाहिए कि वो अपने मानकों पर खरा उतरे। और मानकों पर खरा अगर वो उतरेगा तो जाहिर सी बात है वो कल्याणकारी होगा। तो ये दिखाना है इधर, ये दिखाना, ये देखो अब भी अवैध खनन का काम आंशिक रूप से चल रहा है। ये ट्रैक्टर रेड़ा भर करके अभी गया है, इस तरह ये रात को भी चलते हैं। ये नदी में पानी है, उस पार हमारे अधिकारी नहीं जा सकते, इतने लोग लेकर के भाग जाते हैं। इसी तरह रसुल्ली में, धौलरा में, पचकुआ में, बरथा में अब भी इसकी खबरें हैं। तो ये आज बस इतना ही, और जो कोई नया विषय मेरे संज्ञान में आएगा उसे लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।